तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सराउंडिंग द हेवेंस के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 85 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि येन फेन और वो ब्लैक डॉग एक मेडिसिन फील्ड में आ चुके होते हैं जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद वो एक माउंटेन रेंज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसे खोज सके जो कि यहाँ पे वो खोजने के लिए आए हुए होते हैं। अब जैसे ही वो उस माउंटेन रेंज के पास आते हैं हमें पता चलता है कि वो भी बाकी जैसे ही जगहों के जैसे होता है, मतलब वहाँ पर भी कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं होती हैं, वहाँ पे कोई भी सॉइल कोई भी लार्ज रॉक्स नहीं होते, मतलब सिर्फ बंजर जमीन ही होता है। और जैसे ही वो लोग माउंटेन रेंज के अंदर एंटर करते हैं ये फैन स्टन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टोन वॉल्स पे एक वुमेन को कार्व किया गया होता है जिसमें से ऐसा लग रहा था कि इसी के अंदर डॉ डायग्राम मौजूद हो। और दो देखा जाए स्टोन को कार्व किया गया है लेकिन उसके अंदर नेचुरल डॉ मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि कोई जिंदा ही व्यक्ति को यहाँ पे बना दिया गया हो, मतलब वो लाइवलीहुड की जैसी ऑरा निकाल रही होती है। अब यान फैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ था तो एक डायग्राम ही, वहाँ पे कोई भी टेक्निक्स नहीं थी, सिर्फ खरा ही था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से हेवन एंड एनर्जी की ऑरा निकल रही होती है। जिसके बाद वो कुत्ता कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, तुम इन सब डायग्राम्स को तो ऐसे ही देख नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, आगे बढ़ो, हमें यहाँ पे उन सबको ढूंढना है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है येन फेन को जिसके माइंड में अभी भी वो सारे डायग्राम जो कि उन स्कल्पचर्स या फिर कह सकते हो उन वुमेन से निकल रही थी उन सब की याद आने लगती है। उसे कुछ न कुछ ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ न कुछ चीज़ें मौजूद है जो कि उसके लिए हेल्पफुल हैं। अब बताया जाता है कि वहाँ पर एक ही नहीं बल्कि कई सारे स्टोन माउंटेन्स मौजूद थे लेकिन वहाँ पे एक भी ग्रास नहीं उगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी बंदे ने आकर नाइफ से उन सारे को काट कर रखा है और पूरी तरह से क्लियर कर रखा है। और ऐसा लग रहा था उन पहाड़ों को देखकर कि उन पहाड़ों के अगर आप आगे बढ़ते गए तो आप हेवेंस की ओर पहुंच जाओगे, मतलब वो सीढ़ियों के जैसे बने हुए थे। अब दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, रास्ते में कई सारे ग्रीन बैम्बूज ये सब मौजूद होते हैं और वहाँ के नज़ारे भी काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे। अवियान फैन उस माउंटेन की चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पे और भी माउंटेन्स और स्टोन्स मौजूद थे और उस स्टोन से उसे बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही जगह पे आ गया है और हर एक माउंटेन जो कि वहाँ पे कई सारे माउंटेन्स थे तो ऐसा लग रहा था कि वो डिफरेंट रियलम से बिलोंग करते हैं, सबके अलग अलग नज़ारे थे, सबके अलग अलग ऑरा निकल रहे थे और यहाँ पे वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होती जबकि वो वीरान होती है। और दिखाया जाता है कि माउंटेन रीजन में एंटर करने के बाद येन फैन को वहाँ पे कई सारे कार्विंग्स दिखे होते हैं जो कि ब्लरी हो चुके होते हैं, जो कि विंड फॉर्स रेन और स्नो के कारण ऐसा हुए होते हैं जिसके कारण बहुत ही धुंधली से हम सब उसको देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उतना पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं था जिसके कारण देखा जाए तो ये उतना भी हेल्पफुल नहीं था। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, येन फैन को वहाँ सस्पिशियस होता है और वो चारों तरफ केयरफुली देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार जेड पूल में इन सारे फेरीज को क्यों बनाया गया है, मतलब इन सबको कार्व क्यों किया गया है स्टोन के रूप में। तो वो कुत्ता कहता है कि ये असल में जेड पूल में ग्रेट इवेंट्स हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली इन सब का मतलब मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो कुछ कदम और भी आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उनके सामने एक माउंटेन वॉल आ जाता है जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने फिर से उन्हें स्टोन कार्विंग्स दिखाई देती हैं जो कि बहुत ही स्पेशल होती है और उस पे दो अलग ही फिगर्स को बनाया गया होता है जो कि देखने से कोई भी इंसान तरीके से नहीं लग रहा था। वो आदमी असल में 2 मीटर लंबा होता है, उसके पास 4 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं जो कि डिवाइन विंग्स थी। वो बहुत ही हैंडसम था, उसकी पावर भी काबिल तारीफ थी, मतलब उसकी फोटो से ही ये पता लगाया जा सकता था कि वो अपने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा करता था। उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 आर्म्स थे और वो सभी ड्रैगन के जैसे मोटे थे। उसकी वर्टिकल आई होती है और उसके सामने ही एक और ब्यूटीफुल वुमेन होती है जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब येन फैन हैरान होकर
कहता है कि इसका रिकॉर्ड कभी भी जेड पूल में नहीं रखा गया है। मैं नहीं जानता कि आखिर ये है क्या, ये कोई अननोन क्रिएचर या फिर सुप्रीम इलाइट हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक डॉग भी कहता है कि ये प्रिसाइज से देखा जाए तो ये जरूर ट्विन मदर की कन्फ्रंटेशन हो सकती है, मतलब वही हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता था, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे उन्हें एक स्टोन फॉरेस्ट नजर आती है। येन फैन वहाँ पे फाइनली अपने मूव को चलता है, जहाँ पे वो अपने क्राउचिंग टाइगर ब्लू सिन शेप्ड को यूज करके आगे बढ़ने लगता है। अल्दो दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, साथ में ब्लैक डॉग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे येन फैन को थोड़ी सी बुरी फीलिंग आने लगती है। वो कहता है कि यहाँ पर जो इम्प्रिंट मौजूद है उसे आधा मिटा दिया गया है। अब वो कुत्ता कहता है कि देखो इतने सारे साल पास हो चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है ये अपने आप मिट गए होंगे? लेकिन दिखाया जाता है येन फैन को, जो कहता है जल्दी करो, हमें जल्दी से वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर को ढूंढना होगा। ब्लैक डॉग कहता है कि क्या हम लोग अभी उसी को तो देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इन वॉल पेंटिंग्स के ही अंदर छिपा हुआ है। अब यहाँ पे येन फैन उससे कहता है कि अब ये मत कहो कि तुम्हें इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो ब्लैक डॉग कहता है तुमने सही कहा, मेरे पास भी यही है, मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जानता हूँ। अब डॉग ये बहुत ही अनरिलायबल था। येन फैन उसको मारना तो चाहता था लेकिन उसको कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अंत में तो उसे उसी पर रिलाई करना होता। अब यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसको ढूंढ सकते हो? तो ब्लैक डॉग कहता है कि देखो मैं यहाँ पे ढूंढ तो सकता हूँ और ज़्यादा यही चांसेस है। अब येन फैन को यहाँ पे पता चल जाता है कि इस काले कुत्ते से कुछ नहीं होने वाला है। साथ में वो अपने पास से बॉडी सीट को निकालता है और अपने हाथों में पकड़कर अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने लगता है। यहाँ पे वो कम्प्लीटली उस काले कुत्ते पे रिलाई नहीं कर सकता था, इसी कारण वो फैसला करता है कि उसे खुद से ढूंढना होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक कुत्ते को, जो कि अपने येन फैन के हाथ में बॉडी सीट को देखकर उसका मन ललचाने लगता है। मतलब वो जानते हो जो भी ट्रेजर देखता है उसको लेने की फिराक में रहता है। और ये फैन का जो बॉडी सीट होता है वो तो सच में एक ट्रू ट्रेजर जैसा होता है, जिसको देखकर वो उसके पास आने लगता है। और सडनली दिखाया जाता है कि वो आके अपने येन फैन के हाथों को ही काट लेता है, जिसको देखकर येन फैन कहता है कि तुम कमीने कुत्ते कहेंगे, तुमने फिर से मुझ पे अटैक कर दिया। जिसके बाद वो आसमान की तरफ आ जाता है, जिसके बाद ब्लैक डॉग उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम तो बहुत ही इची टाइप के हो, ये तो सिर्फ एक नर्ड था और इसकी फ्रैगमेंट तो काफी ज्यादा अच्छी है, चलो मुझे इसे टेस्ट करने दो। अब यहाँ पे वो काला कुत्ता असल में स्नीक अटैक कर रहा था ताकि वो येन फैन के उसी बॉडी सीट को खा सके, लेकिन यहाँ पर वो इसमें फेल हो जाता है, जिसको देखकर येन फैन उससे कहता है गुस्से में कि देखो अगर तुमने मुझ पे फिर से अटैक करने की कोशिश की तो इस ब्लैक टॉर्टवाइज के बारे में तुम अपनी जिंदगी में भूल जाओ, चलो जल्दी करो, वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर्स के बारे में मुझे ढूंढ कर बताओ, अगर यहाँ पे तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं देने वाला हूँ, अपने कंडीशंस को तो मेरे सामने उठाना भी मत। अब यहाँ पे वो काला कुत्ता कहता है कि बच्चे चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे हाथ में वो चीज़ क्या है, क्या उसे खाया जा सकता है? हम तो येन फैन कहता है कि चलो अब इतना बकवास भी मत करो, तुम यहाँ पे ऑरिजिन को जानते हो, जल्दी करो और उसे ढूंढो। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे सकता हूँ? अब यहाँ पे येन फैन को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे उसकी नज़र बॉडी सीट पे है और यहाँ पे वो कुत्ता उस बॉडी सीट की भी डिमांड कर रहा होता है। येन फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तो इसे कभी भी नहीं देने वाला हूँ। और यहाँ पे वो काला कुत्ता कहता है कि आखिरकार उस टकले आदमी का क्या नाम है? अब टकले आदमी के कहने का मतलब बुढ़ा से ही होता है, क्योंकि वही बुढ़े सीट में मौजूद होती है, जिसको देखकर येन फैन उससे कहता है कि इसका नाम साकायुमी है, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? तो ये सुनकर वो कहता है कितना बकवास नाम है, इसमें तो 4 ही कैरेक्टर्स है, क्या ये टकला इतना ज़्यादा फेमस है? ये सुनकर येन फैन पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेट गॉड बुढ़ा के बारे में ऐसे बोल रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है बकवास बंद करो, जल्दी करो और मेरे लिए वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर ढूंढ कर लाओ। जिसे सुनकर वो काला कुत्ता अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारी एटीट्यूड तो बहुत ही खराब है, अगर तुमने फिर से मुझे डिसरिस्पेक्टफुल किया तो यहाँ पे तुम भूल जाओ कि तुम कभी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पा पाओगे, और यहाँ पे मैं तो तुम्हें उसे कभी नहीं देने वाला। लेकिन येन फैन उसे इग्नोर करता है, अपने उसी को खोजना जारी रखता है अपने बॉडी सीट की मदद से, ताकि वो यहाँ पे उसे ढूंढ सके। जिसके बाद दिखाया जाता है 1 घंटा बीत जाता है, येन फैन एक प्रीसी पाइप के पास पहुंचता है जो कि बहुत ही बड़ा था और उस पे स्टोन इंस्क्रिप्शन जरा हुआ था, और वैसे ही हंड्रेड्स और स्टोन्स मौजूद थे जो कि काफी लंबे और बड़े होते हैं, जिसपे ये पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पे पहली दफा में कोई उस पे देखेगा तो सबको लगेगा कि ये सिर्फ एक मामूली स्टोन है जिसपे एक लंबे चौड़े इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे येन फैन उसे बहुत ही ध्यान से देखता
है और लगभग वहाँ पे 30 ऐसे पत्थर थे जिसमें कॉमन टेक्निक्स लिखे हुए थे और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको देखकर वो अपने मन को शांत करता है। यहाँ पे लगभग 2 घंटे तक वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो बस उसी चीज़ों को देखे जा रहा होता है और वो फिर लास्ट में क्या था कि जेड पूल तो सच में होली लैंड होने का वर्दी है, ये जरूर यंगर डिस्पर्स के स्टडी करने की जगह होगी जहाँ पे ये डीप मीनिंग्स को कंटेन करती हैं। अब यहाँ पे वो कोई स्पेशल सीक्रेट टेक्निक्स तो नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही कॉमन टेक्निक्स थे जो कि बहुत ही चारों तरफ फैली हुई रहती थी, लेकिन वो भी किसी ऑर्डिनरी टेक्निक से नहीं थी। मतलब वो ऑर्डिनरी टेक्निक थी, लेकिन अगर उन सारे टेक्निक को कंबाइन करके एक साथ यूज किया जाए तो उससे कोई मैजिकल बनाया जा सकता है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ होगी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वैसे 100 और ऑर्डिनरी टेक्निक्स होते हैं जिसको कि आप लोग एक साथ मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बना सकते हैं। यान फैन फिर से बहुत ही लंबा अरसा वहाँ गुजारता है चलने में और वहाँ पर उसे और भी 100 स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और लगभग लास्ट में वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 100-200 नहीं बल्कि 500 स्टोन इंस्क्रिप्शन होते हैं, जिसको जानकर यान फैन कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उन सब 500 स्टोन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद यान फैन को रियलाइज होता है कि ये तो असल में एक सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक है जो कि ऑर्डिनरी से प्रोफाउंड लेवल्स तक जा सकती है और उसे उसकी मिस्ट्रीज भी समझ में आने लगती हैं। उसे समझ में आने लगता है कि इसमें कैसे कैसे 9 सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं। अब जेड पूल यहाँ पे जानकर वो भी हैरान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि वो उन सब के बारे में सोचने लगता है, उन सब के बीच के अंदर के कनेक्शन को बनाने लगता है। अब यहाँ पे हमें उन सारे टीचर्स के भी बारे में बताया जाता है कि कैसे उन सब ने इन सब को बनाया होगा। अब यान फैन वहाँ पे फिर से उन सब के डिटेल्स को देखने लगता है। उसे डिडक्शन के बाद ये पता चलता है कि वो अभी सही रास्ते पे है, जिससे कि उसे अच्छे इंस्पिरेशंस मिले हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पास बैटल सेंड टेक्निक्स को भी आगे बढ़ाने में मदद करने लगी। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि कोई चाहे कितना ही पियरलेस जीनियस क्यों ना हो, जब तक कि वो 9 सीक्रेट इम्प्रिंट्स को ना ऑब्टेन कर ले तब तक वो किसी भी सुप्रीम टेक्निक को डिराइव नहीं कर सकता है। अब यान फैन फिर से वहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट करने लगता है। वहाँ पे उसे एहसास होता है कि वो अपने ऑफेंसिव सेंड टेक्निक को और भी इम्प्रूव कर सकता है, जो कि उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड गेन जैसा साबित होता है। और यहाँ पे वो पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। अब देखो यहाँ बहुत टाइम बीत गया होता है जिसके कारण आसमान भी काला हो चुका था और रात हो चुकी होती है, लेकिन ये फैन फिर से उसी डायग्राम्स की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे वहाँ पे रात होने के बाद भी वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे नहीं मिली होती है। यान फैन के एक्सप्रेशन और भी बुरे हो चुके होते हैं और वो उस कुत्ते से कहता है कि यहाँ पे कोई भी मिस्टीरियस टेक्निक्स नहीं है और यहाँ पे मैंने कुछ भी खोज लिया, लेकिन सिर्फ है तो सिर्फ ऑर्डिनरी टेक्निक्स। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो क्या? तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे वो काला कुत्ता कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे सामने भी वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर मौजूद क्यों ना हो तुम फिर भी उसे पहचान नहीं पाओगे, तो आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे ढूंढने में मदद नहीं की? अब देखो रात का समय था, चांद आ चुका था और सितारे चमक रहे होते हैं। यान फैन आगे बढ़ता है और उन सारी क्लिप्स की तरफ देखता है, लेकिन फिर भी उसे वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर नहीं मिला होता। लेकिन तभी वो काला कुत्ता कहता है कि मुझे मिल गया और यहाँ पे यह आवाज़ सुनकर यान फैन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि आखिर कहाँ है? अब यहाँ काला कुत्ता सामने अपने सर को उठाता है और कहता है कि ये माउंटेन जो सामने मौजूद है यही स्क्रिप्चर का पार्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें मिल पाएगा या फिर नहीं ये तो तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। जिसको सुनकर ये फिर सवाल पूछता है कि तुम तो सच में कमीने निकले, तुम एक ऐसे ही स्टोन की तरफ पॉइंट करके मुझे बोल रहे हो कि ये वेस्टर्न एम्पायर स्क्रिप्चर है, आखिरकार मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर दूं? आखिरकार तुमने इस स्क्रिप्चर को ढूंढा कैसे? तो काला कुत्ता कहता है देखो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कंप्रीहेंशन एबिलिटी कितनी है, कि क्या तुम्हें पता लगा सके कि ये स्क्रिप्चर वही है या फिर नहीं। अब देखो काला कुत्ता बस तुक्का मार रहा था, मतलब इतने सारे स्टोन्स थे उसमें से सिर्फ एक को बोल दिया यान फैन के देखिए यहाँ पे इसको कॉम्प्रीहेंड करो, क्या पता तुम्हें मिल जाए कि यही हो वही स्क्रिप्चर। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं। अब यहाँ पे वो काला कुत्ता कहता है कि देखो ये जरूर उसी स्क्रिप्चर का पार्ट है, मैंने अपनी कानों से सुना था। तो ये सुनकर ये फिर कहता है कि बताओ कुत्ते तुमने अपनी कानों से क्या सुना था? इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टोन माउंटेन्स मौजूद है उसे कार्व किया गया था और उसे एक एंशिएंट ट्री के साथ जोड़ दिया गया था। और यहाँ पे वैसे ही बकवास करने लगता है और कहता है कि देखो यहीं पे होगा। अब यहाँ पे काला कुत्ता कहता है कि देखो इससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो या फिर नहीं। तो ये सुनकर यान फैन को गुस्सा आता और कहता है तुम कमीने कुत्ते
कुत्ते कहीं के, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी उसकी ज़रूरत होती है। जिसके बाद वो फिर से उसी की तरफ देखने लगता है और अपने हाथ में वो बॉडी सीट को भी लिए हुए होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद उसे कुछ भी यहाँ पे सेंस नहीं होता। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के फिलहाल मैं सिर्फ 2 ही वीडियोस डालूंगा, जब तक ऑडियंस ना आ जाए, मतलब 3-4 दिन तक यहाँ रुक जाओ, तब मैं जाकर लंबे लंबे और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।